नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। महाराष्ट्र चुनाव में तापमान बढ़ चुका है क्योंकि अब महाराष्ट्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, इनकी एंट्री हो चुकी है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही क्यों ना हों, इन लोगों के महाराष्ट्र में एंट्री करने से वहां का चुनावी पारा गर्म हो चुका है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसके समीकरण बिगड़ने वाले हैं। बात करते हैं हरियाणा की। जिस तरीके से हरियाणा के भीतर सरकार बनी बीजेपी की, क्योंकि ये बात इसलिए कहना लाजमी है, यह हरियाणा का जिक्र करना इसलिए लाजमी है, जहां 9,000 10,000 लोग मोदी जी की रैली में आ रहे हैं और हरियाणा के भीतर 25,000 लोग आना या जुटा पाना बहुत बड़ी बात थी हरियाणा के भीतर। फिर भी हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, मगर कुछ अंधभक्तों का ये कहना और ये सवाल होता है कि अरे वहाँ हरियाणा में बीजेपी ने काम किया था। वहीं बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि ग्राउंड पे संघ ने बहुत काम किया है, संघ ने घर जा जाकर बहुत काम किया है, संघ ने बीजेपी को जिताया है। आइए इसी का हम आज पर्दाफाश करेंगे। संघ कितना काम कर रहा है, ये बीजेपी कितना काम कर रही है, महाराष्ट्र के भीतर क्या स्थिति बनी हुई है बीजेपी की, और ये कहना कितना सही और कितना गलत होगा कि महाराष्ट्र में महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है या नहीं, और अगर बन रही है तो क्यों, अगर नहीं बन पा रही है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। अगर महाराष्ट्र के भीतर महाविकास अघाड़ी या ये कहें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रैलियां क्यों ना हो महाराष्ट्र के भीतर, वहां पब्लिक जुटाना, भीड़ जुटा पाना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 2,000 लोग जुटा पाना बहुत बड़ी बात हो रही है। क्योंकि हम आपको ये चीज़ सबूत के हिसाब से पेश करेंगे और दिखाएंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से कुर्सियां खाली हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं में, रैलियों में। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कुर्सियों को अपना भाषण सुना रहे हैं या फिर वहाँ भी महाराष्ट्र के भीतर कोई हरियाणा जैसा खेला करने वाले हैं। क्योंकि हरियाणा में ये चीज़ें हम नहीं दिखा पाए कि कितनी कुर्सियाँ खाली थी, कितनी भरी हुई थी, मगर महाराष्ट्र में दिखाना लाजमी है और दिखानी ज़रूरी है। क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद में फिर वही होगा, राग अलापा जाएगा कि ना संघ ने ज़मीन पर काम किया है। अब देखेंगे कि संघ ने कितना ज़मीन पर काम किया है, क्यों भीड़ नहीं आ पा रही है। क्योंकि जो भीड़ होती है वो ये बताती है कि चुनावी पारा, सरगर्मी किधर है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बिगड़ेगी, या कौन के कितने समीकरण खराब होने वाले हैं, किसका चुनावी या राजनीतिक कैरियर समाप्त होने वाला है। ये सब कुछ भीड़ पर डिपेंड करता है। मगर आज के समय में जिस हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है, यह भीड़ का कोई मायने नहीं होता है। यह तो बस ईवीएम का जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो चुनाव जीत रही है वो ईवीएम के सहारे और चुनाव आयोग के सहारे जो चुनाव जीत रही है, क्या वो बात कितनी सही और कितनी गलत है, ये 23 तारीख के चुनाव परिणाम घोषित करेंगे या चुनाव परिणाम बताएंगे कि महाराष्ट्र में जो रिजल्ट या जो वहाँ की जनता जो दिखा रही है उसमें जनता के साथ में कितना निष्पक्ष परिणाम आएंगे, ये जनता के साथ कितना धोखा किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही अकेले की चुनावी सभा में कुर्सियां भाषण नहीं सुन रही। एससी के तौर पर एक नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बढ़कर झगड़ा करेंगे
तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। तो एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। एक है तो सिर्फ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले हुआ है, वहां के लोग भूले नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही अकेले की चुनावी सभा में कुर्सियां भाषण नहीं सुन रही, वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई भाषण सुन रही हैं। वहां भी लगभग 2000 ही लोग हैं, या ये कहें कि जो कार्यकर्ता हैं वही कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता ही देश के गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुन रहे हैं। अमित शाह अपना भाषण सिर्फ कार्यकर्ताओं को सुना रहे हैं। क्या है वहां की सच्चाई, क्या है हकीकत और क्या है फसाना? आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है। नरेंद्र, मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है। अमित शाह अपना भाषण सिर्फ कार्यकर्ताओं को सुना रहे हैं। क्या है वहां की सच्चाई, क्या है हकीकत और क्या है फसाना? क्योंकि हम इसके साथ वहां विपक्ष की रैलियों का भी भीड़ दिखाएंगे। आपको कितना उद्धव या शरद पवार या राहुल गांधी को सुनने कितने लोग वहां आ रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या मौजूदगी है। वहीं पर बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी वहां महाराष्ट्र में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कैसा भी रेस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि योगी की जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, जो यूपी में जो उनको एक अच्छा बहुमत या ये कहें कि अच्छा रेस्पॉन्स जो मिलता है, अच्छी जनसंख्या में जनता सुनने आती है, वो स्थिति महाराष्ट्र में नज़र नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ की रैली में भी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। क्या यूपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जाकर खाली कुर्सियों को अपना भाषण सुना रहे हैं? प्रसंगी योगीजी जो उपस्थित झाले, खरं तर योगीजींचे पाय आज या वाशिम जिल्ह्याला, या वाशिमच्या मातीला लागले। यूपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जाकर खाली कुर्सियों को अपना भाषण सुना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो ये तक कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। और इसका जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा है, काटने वाले भी वही हैं और बांटने वाले भी वही हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन कहें या महायुति गठबंधन कहें, इनके जो नेता हैं अजित पवार, जो अजित दादा के नाम से जो जाने जाते हैं, वो लगातार बीजेपी को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं आने देना चाहते और यहाँ तक वो योगी पर वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये किस तरह से, या क्या गठबंधन, क्या मजबूरियाँ या क्या परिस्थितियाँ हैं कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे को चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं? ऐसी क्या परिस्थिति है? क्या अजित दादा को पता है कि महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? क्या वो क्यों योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाह रहे? क्यों अजित दादा महाराष्ट्र में योगी हो या मोदी हो या अमित शाह हो, क्यों बीजेपी के किसी भी नेता को अपने गढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे? क्यों उनको आने से रोक रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या अगर
जिस तरीके से अजित दादा या अजित पवार ये जो बात कर रहे हैं, क्या इस तरीके से आपस में ये वोट ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या अजित पवार के जो सहयोगी हैं या जो उनके समर्थक हैं, क्या वो एनडीए गठबंधन या एकनाथ शिंदे या बीजेपी के लिए वोट ट्रांसफ़र कर पाएंगे? क्या परिस्थिति है? क्या बीजेपी अजित पवार को ठिकाने लगा चुकी है, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को साइड किया जा रहा है, क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? क्या देवेंद्र फडणवीस को आगे करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? क्या सहयोगी दल एकनाथ शिंदे या अजित पवार क्या बीजेपी में वोट ट्रांसफ़र नहीं करने देना चाहते? क्या है ऐसी परिस्थिति, या फिर ऐसी क्या मजबूरी जो कि ये आपस में मतभेद हो रहे हैं? या फिर ये कहें कि एकनाथ शिंदे आजकल शरद पवार के संपर्क में हैं? क्या कारण है कि वो शरद पवार के संपर्क में हैं? क्या लगता है कि चुनावी परिणाम के बाद में क्या एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए जाते हैं या उनका समर्थन नहीं किया जाता है, तो एकनाथ शिंदे क्या शरद पवार के साथ जा सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी में जा सकते हैं? क्या है? और वहीं जिस तरीके से अजित पवार बीजेपी के नेताओं को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं या रोक रहे हैं अपने गढ़ में, क्या वो जानते हैं कि उनके आने से उनको जो वोट है उसमें माइनस होगा? क्या अजित पवार कहीं के भी नहीं रहे हैं, ना तो वो शरद पवार के और ना ही बीजेपी के? क्या रहेगा उनका चुनावी कैरियर, राजनीतिक कैरियर? बीजेपी को ये कितना भारी पड़ने वाला है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया था लाल किताब को लेकर, संविधान की किताब को लेकर, जो लाल किताब को लेकर जो लगातार जो बयान दिया कि ये नक्सलियों की जो सोच है, इसको लेकर जो लगातार जो बयान दे रहे हैं, ये कितना भारी पड़ने वाला है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया बयान लाल किताब को लेकर या संविधान की किताब को लेकर या उस पर टिप्पणी करने को लेकर कितना भारी पड़ने वाला है? या फिर ये कहें कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया बयान कटोगे तो बटोगे, ये बयान कितना भारी पड़ने वाला है? वहीं महाराष्ट्र हो या भारत की राजनीति हो, बीजेपी के नेता हों या अंधभक्त हों जो लगातार सवाल खड़े करते हैं कि बांग्लादेश से मुस्लिम आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं या रोहिंग्या आ रहे हैं। अगर 10 साल, 10.5 साल से अगर बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? कहाँ हैं ये लोग? इनको नहीं पता है क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है देश से? अगर नहीं पता है तो इन लोगों को, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इनको देश की सुरक्षा के बारे में नहीं पता है कि देश में कौन एंट्री कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब आया, कौन कब गया, तो देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है क्या? फिर ये सवाल कौन आ रहा है, कब कौन आया, कब कौन गया, क्या इसका जवाब देश में विपक्षी पार्टी का नेता राहुल गांधी देंगे या कोई और नेता देगा क्या? ये जवाब तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ही देना होगा। अगर या फिर बीजेपी के नेताओं को ये बात कहना बंद करना होगा। अगर ये बात कहते हैं और मानते हैं तो उनके नेताओं को इस्तीफा देना होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।